तो हेलो दोस्तों। तो आज मैं क्लास टेन भूगोल चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग भारत संसाधन एवं उपयोग का आज आप लोगों को इसका जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस चैप्टर में जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है आज मैं आप लोगों को कराऊंगा। और हर एक टॉपिक पर आप लोगों को बताएंगे और अच्छी तरह से बताते हुए चलेंगे और बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों को बताएंगे। और हाँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छी तरह से इस चैप्टर को आप लोगों को आज समझाने वाले हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन में, देखते हैं। क्वेश्चन चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। क्या है? भारत संसाधन एवं उपयोग। इसके पहले भारत संसाधन उपयोग, संसाधन क्या होता है? भारत संसाधन एवं उपयोग, संसाधन एवं उपयोग, इसका महत्व को देखते हैं। संसाधन का महत्व बताते हैं, संसाधन का महत्व बताइए। इसका देखते हैं। आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं आप लोग न। उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं संसाधन है। बोले कि इंसान जो अपने जीवन में कुछ भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मानव अपने जीवन में कुछ भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उस चीज़ों को संसाधन कहते हैं। तो मानव अपने कुछ भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उस चीज़ों को ही संसाधन कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ इसी का ही बारे में जिक्र है, इसको और कुछ अच्छी तरह से बताइए। इसको पढ़ के सिर्फ संसाधन के ही बारे में इसमें बताएगा। तो मैं आप लोगों को संसाधन को मोटे पॉइंट पर बता देता हूँ। संसाधन क्या होता है? तो संसाधन मानव अपने जीवन में कुछ भी चीज़ों का उपयोग करते हैं, उसी को संसाधन कहते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं संसाधन का वर्गीकरण। क्या होता है? संसाधन का वर्गीकरण। यहाँ पे संसाधन का वर्गीकरण बोले कि संसाधनों के वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर है। बोले कि निम्नलिखित आधार पर है। बोले कि संसाधन का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर है। तो पहले नंबर पे देखते हैं कि उत्पत्ति आधार पर। बोले कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन से भाग में? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। क्या होता है? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। संसाधन को दो भागों में बांटा गया था। बी नंबर देखते हैं कि उपयोगिता के आधार पर निम्न बोले कि नवीकरणीय और अनवीकरण संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में याद रखना, नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन। अपने पहले नंबर बोला कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। क्या क्या होता है? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब दो नंबर में आप लोगों को पूछ सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया था? दो भागों में। क्या क्या? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो सब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया था और उसका नाम लिखिए। आपको यहाँ पे लिख देना है जैव संसाधन और अजैव संसाधन। क्या हो जाएगा? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उसी तरह यहाँ पे भी लिख देना है कि नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन। सी नंबर बोला है कि स्वामित्व। बोला कि स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर इसमें चार भागों में बांटा गया था। कितने? चार भागों में बांटा गया था। व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसके एक एक पॉइंट को आगे जाकर आप लोगों को देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं संसाधन। क्या होता है? संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? यहाँ पे आप लोग इस चित्र को देखते हुए आप लोग समझ जाइएगा। संसाधन को दो भागों में बांटा गया था। कौन से भाग? यहाँ पे देखते हैं प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। यहाँ पे फिर देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया था। प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया था, नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया था। यहाँ पे फिर मानवीय संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया था। संरचनाएं संसाधन है, संरचनाएं संस्थाएं मात्रा एवं गुणवत्ता। मानवीय संसाधन को दो भागों में बांटा गया था। इनके भी अलग अलग भाग है, आप लोग इसको अच्छे तरह से देख लीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं संसाधनों के प्रकार। क्या होता है? संसाधनों के प्रकार। अब देखते हैं तीर के निशान वाला सामने देखो। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो प्रकार हो सकते हैं। लेकिन उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो प्रकार है। क्या क्या है? जैव संसाधन। क्या एक नंबर में है? जैव संसाधन। वहाँ पे इससे पहले पूछा था कि उत्पत्ति के संसाधन को कितने भागों में बांटा गया था? दो भागों में। क्या क्या? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उसको जैव संसाधन क्या होता है उसको अच्छी तरह से देखते हैं। जैव संसाधन ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैसे मंडल से होती है जिन्हें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय। बोले कि शॉर्ट भाषा हम लोग इसको आपको समझाते हैं कि जैव संसाधन क्या होता है।
जैव संसाधन वैसे संसाधन वैसे चीज़ है जिसके अंदर जान होती है, उसे जैव संसाधन कहते हैं। आप लोग इसमें शॉर्ट भाषा में याद कर लीजिए कि जिसके अंदर जान होती है उसे जैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन होता है कि जिसके अंदर जान नहीं होती है, उसके निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। जिसके निर्जीव वस्तु के अंदर तो जान नहीं होता है उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। समझ गए आप लोग यहाँ पे? अजैव संसाधन जिसके अंदर जान नहीं होती है उन्हें अजैव संसाधन कहा जाता है। आगे देखते हैं। फिर उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया था। देखो, उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया था? 2 भागों में। क्या क्या? नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन। इसको देखते हैं। नवीकरण संसाधन क्या होता है पहले देखते हैं। वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्रति किए जाते हैं, पुनः प्रति किए जा सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, वन एवं अन्य प्राणी। बोले कि ऐसे संसाधन इसके उपयोग करने के बाद पुनः आपूर्ति समाप्त नहीं होती है, पुनः आपूर्ति मिलती रहती है। उसको एक बार उपयोग करने के बाद दूसरा बार भी मिल जाता है, दूसरा बार उपयोग करने के बाद तीसरा बार भी मिल जाता है। वैसे संसाधन को नवीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सौर ऊर्जा को एक बार उपयोग करने के बाद खत्म नहीं होगा, उसको बार बार ऐसे ही मिलता रहेगा। यहाँ पे देखते हैं जल को एक बार उपयोग करने के बाद जल दोबारा खत्म नहीं होता है। वैसे संसाधन को नवीकरण संसाधन कहते हैं। अनवीकरण संसाधन क्या होता है देखते हैं। इसमें जो होता है इसको उल्टा कर दीजिए, क्योंकि जो उसमें समाप्त नहीं होता था इसमें समाप्त हो जाता है, एक बार उपयोग करने के बाद इसमें समाप्त हो जाता है। देखते हैं। ऐसे संसाधन का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। ऐसे संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं है, एक बार प्रयोग होने के साथ ही वो समाप्त हो जाते हैं। तो वैसे संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद ही वो पुनः समाप्त हो जाती है, दोबारा नहीं मिलती। वैसे संसाधन को अनवीकरण संसाधन कहा जाता है। अभी जैसे में देखते थे जीवाश्म, क्या जीवाश्म ईंधन वो एक बार उपयोग करने के बाद दूसरा बार नहीं मिलता है। आगे देखते हैं। आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, फिर से आप लोगों को दोबारा से बता देता हूँ। नवीकरण संसाधन वो ऐसा संसाधन है जिसको एक बार उपयोग करने के बाद खत्म नहीं होता, पुनः आपूर्ति मिलती रहती है। ऐसे संसाधन को नवीकरण संसाधन कहा जाता है। अनवीकरण संसाधन उसे कहता है जो एक बार उपयोग करने के बाद पुनः आपूर्ति खत्म हो जाती है, दूसरा बार उसे नहीं मिलती है। और ऐसे संसाधन को अनवीकरण संसाधन कहा जाता है। आगे देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का 4 प्रकार होते हैं। उसे देखते हैं। पहला नंबर है व्यक्तिगत संसाधन। क्या होता है? व्यक्तिगत संसाधन। ऐसा संसाधन किसी खास व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र में होता है। लोग ऐसे संसाधन जिसे खास व्यक्ति के आधार पर होता है, किसी खास व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र में होता है। जैसे कि किसी खास व्यक्ति, अगर आपके पास कुछ भी जमीन है तो वो जमीन आपका हो गया। जैसे यहाँ पे देखते हैं बाग बगीचा आपका हो गया, किसी खास व्यक्ति का हो गया। देखते हैं तालाब किसी खास व्यक्ति का है। कुआं भी किसी एक खास व्यक्ति का ही अंदर में आता है। जैसे कि इत्यादि बहुत सारा ऐसी चीज है जो किसी खास व्यक्ति के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत संसाधन फिर से समझ लीजिए। ऐसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र में होता है। ऐसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार में होता है, जैसे हो गया बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि। ऐसे संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहे जाते हैं। आगे देखते हैं सामुदायिक संसाधन। बोलोगे सामुदायिक संसाधन क्या होता है? ऐसा संसाधन जो किसी समुदाय के अंतर्गत उपयोग किया जाता है। और ऐसे संसाधन के जो समाज के अंदर जो समाज के लोग मिलकर उसको उपयोग करते हैं। उसका यहाँ पे देखते हैं। जैसे में मस्जिद हो जाए, क्या हो जाएगा? जैसे मस्जिद हो जाएगा, इसके समाज के लोग इसको उपयोग करते हैं। गुरुद्वारा हो जाए, क्या हो जाएगा? गुरुद्वारा, जिसमें समाज के लोग मिलकर उपयोग करते हैं। जैसे पार्क, बहुत सारा लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, समाज के लोग भी घूमने जाते हैं, एक साथ मिलकर जिस जगह में घूमते हैं, खेलते हैं। खेल का मैदान हो जाता है, मंदिर हो जाता है, मस्जिद हो जाता है। ये सब सामुदायिक संसाधन होता है। ये समाज के लोग मिलकर करते हैं, उस चीज को बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। आगे देखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट, क्योंकि राष्ट्रीय संसाधन क्या है? बोले कि राष्ट्रीय संसाधन क्या है? कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। एक कानूनी तौर पर
देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, मतलब कि देश के अंदर जितना भी उपलब्ध संसाधन है सब राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूर छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य क्या होता है, किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। इसको मोटे तौर पर समझ लीजिए, किसी देश के तट पर रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र नाम से जाना जाता है। किसी क्षेत्र बोले किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक उस क्षेत्र को बोल रहा था अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। इसको शुरू से फिर से देख लेते हैं इसका 4 भागों को। अगर आप लोगों को अभी तक याद नहीं होगा तो इसको 4 भागों को देख लेते हैं। अभी पहले बोले थे कि व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है। व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति उपयोग करते हैं उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे बाग बगीचा तालाब कुआं ये सब होता है व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या होता है? देखो, सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन जो समाज के लोग मिलकर उपयोग करते हैं ऐसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहते हैं। कहते हैं खेल बोले कि खेल का मैदान होता है, खेल का मैदान, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा एवं गिरिजाघर बोले कि गिरिजाघर ऐसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। जो समाज के लोग मिलकर उसको उपयोग करते हैं वैसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। आगे चलते हैं राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। राष्ट्रीय संसाधन कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। इसको मोटे तौर पर समझ लीजिए, कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत जितने भी संसाधन है, देश के अंतर्गत जितने भी संसाधन है उस सब संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। मोटे तौर पर आप इतना याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। अगर एग्जाम में पूछ दे कि राष्ट्रीय संसाधन क्या है, आप लोग लिख देना कि देश के अंतर्गत जितने भी संसाधन है सब राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? देखो, किसी देश के तट रेखा से क्या होता है, किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वैसे संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। आगे देखते हैं विकास के स्तर पर भी संसाधनों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। बोले कि विकास के स्तर पर संसाधनों को भी 4 भागों में बांटा गया है। कौन सा 4 भाग होता है? देखते हैं संभावी संसाधन क्या होता है। संभावी संसाधन होता है। देखो, ऐसा संसाधन इसका देखते हैं कि ऐसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है। बोले कि ऐसा संसाधन किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं जिसे उपयोग में लाया जा सकता है, संभावना है कि उसे हम उपयोग में लाया जा सकता है, जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। बोले कि इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। जैसे में देखते हैं कि हिमालय क्षेत्र का खनिज, बोले कि हिमालय क्षेत्र के अंदर उसके नीचे क्या होता है? खनिज है। संभावना लगाया है कि उसके नीचे खनिज है जिनका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्मंद एवं महंगा है। बोले कि उसके नीचे हिमालय क्षेत्र के नीचे जो खनिज है बहुत नीचे गहराई तक है, उसके खोदने के निकालने के लिए बहुत महंगा हो जाता है। इस प्रकार राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं। इस प्रकार राजस्थान और गुजरात में भी सौर ऊर्जा की मिलना संभावना है। इस प्रकार के संभावना को संभावी संसाधन कहा जाता है। मतलब फिर मोटे तौर पर देख लीजिए, ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं जिसका उपयोग लाए जाने की संभावना रहती है। ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं जिससे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, वैसे संसाधन को संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे में लिख दीजिएगा हिमालय क्षेत्र खनिज जिनका उत्खनन अधिक गहराई में होते हैं। इतना मोटे तौर पर आप लिख दीजिए। इसका आप लोगों को जितना भी नोट्स होगा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, आप लोगों को मैं अपने हाथों से लिख के इसका नोट्स आप लोगों को मैं सबको दूंगा। उसका टेंशन मत लीजिए कि नोट्स देगा कि नहीं देगा। आपको पूरा नोट्स इस चैप्टर का जितना भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आप लोगों को कराऊंगा। आगे देखते हैं विकसित संसाधन क्या होता है। विकसित संसाधन ऐसे संसाधन जिनका
बोले कि जिनका स्वर्णोपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। पूर्व में यह बताया जा चुका है कि संसाधनों का विकास तकनीक और उनकी संभवता पर निर्भर है। इसके समझते हैं मोटे तौर पर। अब देखो, गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा सकता है। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, वैसे संसाधन को विकसित संसाधन कहा जाता है। जो विकास में हो चुका है वैसे संसाधन को विकसित संसाधन कहा जाता है। ये सब इतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, आप लोग इसको नहीं पढ़े तो भी अच्छा है, इस सब एग्जाम में ऐसा पूछने वाला नहीं है। तो आगे चलते हैं। संसाधन नियोजन क्या होता है? संसाधन नियोजन हो, बताइए। संसाधन मतलब तो समझते हैं, पृथ्वी के अंदर जितने भी चीज है, बल्कि धरती के अंदर जितने भी चीज है, धरती में जितने भी चीज है, उस चीज को संसाधन कहते हैं। संसाधन नियोजन मतलब होता है बचाया। संसाधन को कैसे बचाया जा सकता है, संसाधन को कैसे बचाया जाना है, उसके बारे में इसमें चर्चा करते हैं। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। बोले संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसको विवेकपूर्ण मतलब इसको कैसे बचाया जा सकता है संसाधन को। वर्तमान परिवेश में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। तो वर्तमान स्थिति में जो संसाधन को कैसे उपयोग किया है, उस चुनौती को बनकर हमारे सामने खड़ा है। इसको आप लोग मोटे तौर पर समझ लीजिए। संसाधन नियोजन क्या होता है, जो संसाधन को कैसे बचाया जा सकता है। अब मोटे तौर पर यही लिख सकते हैं कि संसाधन को कैसे बचाया जा सकता है, वैसे संसाधन को संसाधन नियोजन कहा जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं सामान्य क्या है, सामान्य तथ्य क्या होता है। सामान्य तथ्य को देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह इस किताब का हर एक चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ाते हुए जाएंगे। और हर एक वीडियो आप लोग अगर पाना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका दूसरा वीडियो भी आप लोगों तक पहुंच सके। तो देखते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, बोला कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 या 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में किया गया था। अब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजन कब किया गया था। तो अभी 3 या 14 जून 1992 को किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो बोला कि रियो डी जेनेरियो में किया गया था। अब लोग इसको याद रखना। आगे देखते हैं, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों में लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आगे देखते हैं, यह उतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन क्या है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, इसको कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसका कलर उतना सही नहीं है। तो फिर देखते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन क्या होता है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के रूप में 5 वर्ष के बाद आयोजित हुआ था। अब आप लोग का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजना कब किया गया था। तो 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में किया गया था। न्यूयॉर्क में कहाँ पड़ता? अमेरिका में पड़ता है, लेकिन न्यूयॉर्क अमेरिका में है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया था? 23 या 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। आगे देखते हैं, कायोटो सम्मेलन क्या है। तो कायोटो सम्मेलन दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के कायोटो में सम्मेलन आयोजित हुए, जिसमें 159 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था? अब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कियोटो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था। आपको हो जाएगा कितना? 159 देशों ने भाग लिया था। कितना? 159 देशों ने भाग लिया था। इसमें
इसमें से 6 गैसों CO2 मतलब कि CO2 मीथेन N2O HFC पर फ्लोरीकार्बन सल्फाइड मतलब फ्लोरीन कार्बन सल्फाइड हेक्सा कार्बन डाई ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार मानते थे और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार मानते थे। अब इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं, आगे देखते हैं। लेकिन तृतीय मतलब कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन क्या है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 10 वर्ष मतलब कि 10 वर्ष के बाद 26 अगस्त मतलब कि 26 अगस्त 4 सितंबर 2002 में मतलब कि 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। लेकिन तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, आप लोग लिख देना 4 सितंबर 2002 को जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधित 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था पर इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों में लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। विश्व के विभिन्न देशों में लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग ली थी। और इसका आप लोगों को अगले वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव जितना भी है ऑब्जेक्टिव आप लोग का और किताब को हम लोग किताब से निकाल के इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा उसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे और इतना सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जितना है आप लोग अच्छी तरह से बताएंगे। अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका दूसरा वीडियो और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके।